आगे कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन है 21 में आया हुआ, सेम टॉपिक का। फ्रॉम जनवरी 21 द प्राइस ऑफ पेट्रोल in rupees per liter on mth day of the year is 80 plus 0.1 m, where m is 1 2 3 and so on 100 तक है, and thereafter remains constant। यानी जो पेट्रोल का प्राइस है वो क्या है, उस साल के जनवरी 1 से स्टार्ट होके 100 दिनों तक इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अज्यूम करो एम की जगह 1 अज्यूम कर लो आप, कुछ भी। m इक्वल्स टू 1, 1 का मतलब फर्स्ट डे। फर्स्ट डे मतलब जनवरी 1। तो उस दिन कितना होगा उसका प्राइस है? 80 प्लस 0.1, एम की जगह 1 रख दो, इंटू 1। तो ये क्या होगा? 80, सॉरी 80.1, ये प्राइस होगा। सिमिलरली सेकेंड डे पे एम की जगह 2 रखना है, थर्ड डे पे एम की जगह 3 है, सो ऑन। एम की जगह 100 होगा तो कितना होगा, कितना प्राइस होगा पेट्रोल का उस दिन, जिस दिन एम की वैल्यू 100 होगी? 80 प्लस 0.1 इंटू 100। तो क्या वैल्यू होगी? 80 प्लस 0.1 इंटू 100 कितना होगा? 10। दैट इज 90 रुपीज पर लीटर। ठीक है, ये रुपीज पर लीटर में। यानी उस साल के 100वें दिन पेट्रोल का प्राइस 90 रुपये होगा, एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कांस्टेंट, और उसके बाद हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि उसके बाद पूरे साल वो 90 रुपये पर लीटर ही रहेगा। स्टार्टिंग के 100 दिन M1 से लेके M100 तक वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा। हम m की वैल्यू पुट करेंगे और करस्पॉन्डिंग डे का प्राइस निकाल लेंगे। जैसे m इक्वल्स टू 1 का प्राइस होगा 80.1, सिमिलरली m इक्वल्स टू 100 का प्राइस क्या होगा? 90 रुपये। अब आप देखो m इक्वल्स टू 100 पे कौन सा डे होगा? अगर m इक्वल्स टू 1 पे 1 जनवरी है और ये 21 है, तो जन में 31 डेज हो गए। 21 के फेब में कितने दिन होंगे? क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर नहीं है तो 28 होंगे। मार्च में होंगे 31, अप्रैल में होंगे 30। देखो मई तो है आगे, तो यहाँ तक देख लेते हैं। 8 9 10, 3 4 5 6 9, 120 दिन हो गई। तो 120वें दिन भी इसका प्राइस 90 रहेगा, क्योंकि 100 के बाद ये क्या होगा? 100 कहाँ पे आएगा? अप्रैल 10 पे 100 आ जाएगा, है ना? यस सर। तो अप्रैल 10 के बाद में पेट्रोल का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 90 रुपीज पर लीटर, ये फिक्स है। ठीक है, अप्रैल 11 को, 12 को, 13 को एंड सो ऑन, पूरे दिसंबर 31 तक ये प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। m डेज में वेरी करेगा, m इक्वल्स टू 100 तक वेरी करेगा, एंड देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट। आगे क्या गिवन है इसके अलावा? ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल, डीजल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है वो भी रुपीज पर लीटर में गिवन है। वो ऑन द nth डे ऑफ 21, उसकी ये इक्वेशन है, क्या है? 69 प्लस 0.15 एन, सॉरी एन, फॉर एनी एन। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितनी भी एन की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली आपको ऐसे रखना है, एन इक्वल्स टू 1 पे ये वैल्यू होगी, आगे जो भी। ऑन विच डेट इन द ईयर 21 आर द प्राइस ऑफ दीज टू फ्यूल्स आर इक्वल, कौन सी डेट पे ये प्राइस है वो दोनों का सेम हो जाएगा। देखो इसका तो 90 रहना है अप्रैल के बाद में भी,
और ऑप्शंस में देखो क्या है, मई। इसका मतलब दोनों का प्राइस वो मई महीने में जाके सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, तो इतनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी हमारी। और मई महीने में पेट्रोल का प्राइस क्या रहेगा? 120। नहीं, ये तो 120 90। डेज, 90। 90 रुपीज पर लीटर रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, 10 अप्रैल के बाद से कांस्टेंट ही है, तो मई में भी 90 रहेगा। बट ये कांस्टेंट नहीं, ये चेंज होता रहेगा। तो हम इसका एक बार, ये प्राइस, ये भी 90 होगा, तभी दोनों सेम होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि डीजल का प्राइस 90 कब होगा, डीजल का प्राइस 90 कब होगा, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस तो 90 रहेगा पूरे मई महीने में, आफ्टर 10 अप्रैल वो हमेशा 90 ही है। तो सिंपली हम क्या देख लेंगे, डीजल का प्राइस 90 कब होगा, उस दिन दोनों सेम हो जाएंगे। तो 90 ये कब होगा, 69 प्लस 0.15 n। कर सकता हूँ ऐसे, यानी कि ये डीजल का प्राइस, ये मुझे 90 करना है। क्यों 90 करना है? क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मई महीने में जाके दोनों प्राइस सेम होंगे, और मई महीने में डेफिनेटली पेट्रोल का प्राइस है वो 90 रुपीज ही रहेगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है आफ्टर 10 अप्रैल। तो सारे मई महीने में पेट्रोल का प्राइस तो 90 रहेगा। अब डीजल का जब 90 हो जाएगा जिस भी एन पे जाके, उसी दिन दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा, क्योंकि डीजल का तो कंटिन्यूअसली वेरी करता है एन के साथ, ये कभी कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें लिखा है फॉर एनी एन, इसमें तो लिखा था देयर आफ्टर रिमेन कांस्टेंट। वो तो एन 100 तक था, बट एन कितना भी हो सकता है, 365 डेज तक चलेगा एन। तो जिस दिन डीजल का प्राइस 90 हो जाएगा उस दिन दोनों के प्राइस सेम हो जाएंगे। तो ये डीजल के प्राइस को मैंने 90 कर दिया, तो ये इक्वेशन हो गई। ये कांस्टेंट है 69 को इस साइड में लेके आ जाओ, इधर बचेगा 0.15 n। 90 माइनस 69 कितना होगा, 21। इधर है 0.15 n, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 21 डिवाइड बाई 0.15। कॉन्स्ट ये दो पॉइंट के बाद में दो डिजिट है, तो ऊपर में 2 जीरो लगा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा मेरा। 3 की टेबल से कटेगा ये, या 15 से ही काट दो, 15 1, 15 1 कितने बचे, 16 40। n इक्वल टू 140 डेज, एन डेज में ना, एन nth डेज। तो 140 दिनों के बाद में जाके पेट्रोल और डीजल के प्राइस सेम हो जाएंगे। 140 कब जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ था, 120 पे तो 30 अप्रैल आ गया, तो 140 पे क्या होगा, 20 मई। 120 तक तो ये काउंट किया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 120 तक तो क्या हो गया, अप्रैल खत्म हो गया। उसके बाद में 20 दिन और चाहिए 140 होने के लिए, तो 20 मई। तो 20 मई को क्या होगा, दोनों प्राइस है 90 होंगे, वो सेम होगा। उसके बाद में पेट्रोल तो फिर भी 90 रहेगा, लेकिन डीजल का प्राइस है बढ़ता जाएगा, 90 से और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू 141 होगी, तो फिर ये 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 142 पे बढ़ेगा, सो ऑन 365 तक बढ़ता जाएगा। बट 20 मई पे आके दोनों का प्राइस 90 रुपीज पर लीटर होगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, बोलो। नो सर, नो डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल अच्छा क्वेश्चन था, 21 में आया हुआ है, रिसेंट का ही। तो आपको बस सिंपली एक इक्वेशन से सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, नोट पूछा है यहाँ पे, जल्दबाजी में सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। A bill of 1840 is paid in the denominations of 50 rupees, 20 rupees and 10 rupees notes. 50 notes are 50 notes in all are used, यानी कि टोटल 50 नोट यूज करने हैं और इतना बिल भुगतान करना है 1840। ये बिल की अमाउंट है। टोटल नंबर ऑफ नोट्स क्या है, 50।
और वो किस किस डिनोमिनेशन में है? कोई 50 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है और कोई 10 का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है 25 नोट्स ऑफ 50 रुपीज। 25 नोट्स है 50 रुपीज के, ठीक है। आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। बच गए तो 25 नोट तो यूज हो गए 50 रुपए के, तो ये कितना भुगतान हो गया? 1250 ना। टोटल बिल हमारा 1840 का है, तो कितने रुपए रिमेनिंग बच गए? 095 ना, 590, ठीक है। और 25 नोट यूज हो चुके हैं, पीछे नोट कितने बचे हमारे? 25 ही बचे हैं। तो अब बताओ हम 20 और 10 के कितने कितने रुपए यूज करें कि हम 590 का भुगतान कर दें? सर 25 पहले नोट 20 यूज के करना। 25 नोट ले लेते। अच्छा, लेकिन फिर 10 के रह जाएंगे। नोट ही हमारे पास 25 बचे हैं, 25 तो हमने यूज कर लिए हैं, 25 ही बचे हैं। तो कुछ 20 के नोट्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ हमें 10 के करने पड़ेंगे, तभी 590 होगा। अकेले 20 से तो 590 हो ही नहीं सकता। कुछ भी रैंडम आप गेस कर सकते हो। सर अगर 20 के 20 नोट रखते हैं तो 400 हो जाता है। पर फिर 400 दस जगह में, फिर 190 बचेगा फिर तो वो बट होगा। फिर 10 में कमी आ जाएगी फिर लास्ट में जाके, क्योंकि फिर 20 के हाँ। 10 के फिर 5 ही नोट बचेंगे। हम्म। तो इस तरह से तो ऑप्शन वन एलिमिनेट हो गया। अगर पहला केस लेते हैं, अभी 20 में ऊपर नीचे करेंगे तो देखते हैं फिर क्या बनेगा। ठीक है, ऑप्शन टू में देखो 35 नोट्स ऑफ 20 रुपीज आर यूज। 35 इंटू 20 इनके 700 रुपये। ₹700 हो गए। और पीछे बच गए हमारे 1140 रुपये। एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 एंड 10। टोटल पीछे नोट बचे हैं केवल 15। तो उसमें से कुछ 50 के यूज करने हैं, 50 रुपीज के, कुछ 10 रुपीज के यूज करने हैं। और मुझे 1140 रुपये का भुगतान करना है। डेफिनेटली ऊपर वाले 40 रुपये वो तो 50 से तो होंगे नहीं, तो 10 का यूज करना पड़ेगा। 1100। अभी इस समय सर 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है अपने में। 1100 मतलब 1840 में 1140 माइनस करने पर 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसको 700 को 50 और 10 सात में सौ करना है। 700 तो हमने पे कर दिया यहाँ से। 1140 रुपये और पे करने बाकी है। उसके लिए हाँ 15 सॉरी। नोट्स बाकी है, 50 रुपये और 10 रुपये के। तो अब देखो ना, अगर मैं मैक्सिमम 50 के 15 यूज ही कर लूँ तो भी 1140 यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर 50 रुपए के सारे नोट अगर मैं 50 रुपए के यूज कर लूंगा तो भी 750 रुपये पे कर पाऊंगा। तो 1140 तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा बचे हुए नोट से। तो ये भी सेट नहीं बैठेगा। भी मेरे पास 15 नोट्स ही रिमेनिंग है, 35 नोट्स तो यूज हो चुके हैं। 15 नोट्स को अगर मैं सारे नोट 50-50 रुपए के यूज करूंगा तो भी 750 रुपये पे कर पाऊंगा। 1140 तो हो ही नहीं पाएंगे। छोटे वैल्यू तो छोड़ ही दो आप, बड़ी वैल्यू से नहीं हो पाएगा, है ना। यस सर। और तीसरा, तीसरा क्या है? 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज आर यूज। यानी कि 200 रुपये तो यूज हो गए। बिल बचा मेरा 1640 का। और 20 नोट्स भी यूज हो गए, तो पीछे नोट्स बचे हैं 30 नोट्स। वो बचे हैं 50 रुपए के और 20 रुपए के। और मुझे 1640 रुपये भुगतान करें। तो आप देखो मैं कितने रुपए 50 के यूज करूं। अगर मैं सारे यूज करता हूँ 30 के 30 नोट्स तो भी 1500 रुपये भुगतान कर पाऊंगा। 1640 तो फिर भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या आंसर होगा इसका? तीनों ही मतलब स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। मतलब तीनों ही ऑप्शंस, तीनों ही स्टेटमेंट्स में मैं पूरा बिल भुगतान नहीं कर पाऊंगा। यस सर। है ना। क्योंकि यहाँ भी अगर मैं मैक्सिमम डिनोमिनेशन को यूज करता हूँ 50 इंटू 30 तो भी 1500 रुपये होंगे। तो 1640 तो कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट
ऑप्शन है वो डी यूज होगा, नॉट करेक्ट में डी आएगा आंसर। ठीक है यस सर। है ना, नॉट करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, a boy plays with a ball and he drops it from a height of 1.5 मीटर। ये मान लो हाइट है 1.5 मीटर की, ये ग्राउंड है, ये हाइट 1.5 मीटर की हाइट पे ड्रॉप करता है। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट एक्सक्यूज मी सर, बाउंसेस। हाँ सर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ना सर ऑप्शन डी दिया हुआ है, 1 2 3 करके दिया हुआ है। अब तो डी बता रहा हूँ, अपन ने तो डी हाँ किया हाँ है। ओके, नॉट वाला है, ठीक है ठीक। हाँ नोट पूछा है ना, तो तीनों ही आंसर हो जाएगा डी, कि तीनों ओके स्टेटमेंट गलत है। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तीनों ही करेक्ट नहीं है यस सर, सॉरी सर। ना, हमने डी किया है इसका आंसर। A boy plays with a ball and he drops it from the height of 1.5 मीटर। वो 1.5 मीटर की हाइट से बॉल को ड्रॉप करता है। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। जब भी बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो वो वापस बाउंस करती है, लेकिन वो बाउंस कितनी हाइट करती है, जिस हाइट जितनी हाइट से इसने ड्रॉप किया था उसका 4/5 ही बाउंस कर पाती है। मान लो उसने अगर 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया था, तो 5 का 4/5 क्या होगा, 4/5 × 5 4 मीटर। तो वापस कितनी बाउंस करेगी, 4 मीटर ही बाउंस करेगी। तो एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक। जब भी ये बॉल वापस हिट ग्राउंड को हिट करती है तो वापस बाउंस करती है, बट बाउंस कितनी हाइट करती है, प्रीवियस जो हाइट थी, ये जो प्रीवियस हाइट थी इसका 4/5 ही बाउंस कर पाती है, यानी इतना ही कर पाती है। समझे आप ये क्वेश्चन को? तो 4/5 कितना होगा 1.5 का, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1500 हो जाएगा ना सेंटीमीटर में। 1.5 मीटर इक्वल्स टू 1500 सेंटीमीटर। क्यों, सॉरी, 1 मीटर कितना होता है, सर 150 होगा आई थिंक। 100 सेंटीमीटर, हाँ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट क्या है, 150 सेंटीमीटर है। और पहली बार जब वो ग्राउंड के टच करेगी, ये ग्राउंड है, तो वापस बाउंस करेगी, लेकिन बाउंस करेगी जो कितनी हाइट अटेंड करेगा, 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। तो 150 का 4/5 क्या होगा, 120। 120। तो ये कितनी हाइट होगी, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में सारी हाइट। अब 120 सेंटीमीटर है। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 मीटर। अगर वो 50 से ये कम हो जाएगी ये वाली हाइट, तो फिर वो बाउंस नहीं करेगी, फिर वो नीचे ग्राउंड पे रुक जाएगी। अभी तो 50 से ज्यादा है, तो अब ये वापस ग्राउंड पे जैसे हिट करेगी, ये ग्राउंड पे हिट कर दिया तो वापस ये बाउंस करेगी, बट बाउंस करेगी कितनी हाइट पे जाएगी, इस पहले वाली हाइट का 4/5 ही। अब बताओ 120 का 4/5 कितना होगा, 96। 96। 96 सेंटीमीटर तक जाएगी। अभी भी 50 से ज्यादा है, तो फिर ये ग्राउंड पे आएगी, टच होगी, फिर ये वापस बाउंस करेगी, यहाँ पे ग्राउंड के टच हो गई, फिर इसने बाउंस किया, तो 96 का 4/5 कितना होगा, 384/5 कितना होगा, 76 कुछ होगा ना, यस सर, 76.8 76 ही समथिंग। मान लो एक बार आप ना, 76 एज्यूम कर लो। तो अभी भी 50 से ज्यादा ही है, तो ये वापस ग्राउंड पे आएगी और वापस जाएगी, बट इस बार कितना कितना जाएगी ये,
76 का 4/5 कितना होगा? ये 50 से तो कम ही होगा, जो भी होगा, ये ज्यादा सर ये होगा। 61.44 आ रहा है, अगर हम इसका करते हैं कितना आ 70 रहा है? 76.8 अच्छा, का 4.5 टाइम्स करें तो वैल्यू आ रही है 61.44, यानी कि हमें एक बार और इसको रिड्यूस करना पड़ेगा अच्छा, 4.5 पे। 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो यहाँ पे जाएगा। 61.44, हाँ 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 ठीक है, वो 50 से ज्यादा ही है। फिर ये वापस जी। ग्राउंड पे आएगा, बट अब की बार ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी, नहीं अब की बार भी जाएगा, बट कितना जाएगा? 50 से कम होगा। तो द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। अभी तक तो 50 से ज्यादा है, तो अभी तो बाउंस करेगी एक बार। अब अभी हाइट कितनी होगी? 60 समथिंग जो भी थी, ये 50 से कम हो जाएगी ना अगली बार वाली, तो ये बाउंस नहीं यस करेगी, सर, सीधे ये हाँ ग्राउंड सर, पे ये आ 50 जाएगी। से कम हो जाएगा। Yes, sir. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप बाउंसिंग? 4 times. 4 टाइम्स ना? सर 4 टाइम्स कैसे, हमने तो सर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। देखिए ना कर्व में 1 2 3 4 5, तो सर 5 होगा ना आंसर। Yes, sir. 5 times किया। सर आपने जो बार बनाया है ग्राफ में, वो देखिए सर 5 टाइम्स क्रिएट किए ना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम पहली बार उसने बॉल यहाँ से बच्चे ने फेंकी है, पर 120 वाले उसमें गई है, सेकंड, फिर 96 वाले में गई, थर्ड, फिर फोर्थ और 76 फाइव हो गया। टाइम। फिर 60, और सर हमने 60 को भी रिड्यूस किया ना, हाँ हाँ, लास्ट में तो आती है तो ना 5 ग्राउंड टाइम्स हो पे। गया। हाँ ऐसा Yes, हुआ। sir. 5 तो सर हमने जहां से बॉल फेंकी है ना, वो हमने काउंट किया ही नहीं है, जब से बॉल जंप करना शुरू किया हमने तब वहां से काउंट किया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग? तो ग्राउंड पे कितनी बार हिट होती है वो हमें बताना है अल्टीमेटली। तो 5 टाइम्स ही है। ठीक है, आप वो तो ये इनिशियल थी, उसके बाद में कितनी बार इसने हिट किया ग्राउंड पे बाउंस करते टाइम? फिर ठीक है, ऑप्शन बी यही होगा ना। आंसर होगा। बी होगा ऑप्शन। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम सारे देखते हैं आज। सर डीजीएमआई में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, बट वहां के मंकी का बना दिया था जंप करने वाला, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर जंप करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आएंगे सी सेट में नेक्स्ट टाइम। वो तो अब एग्जामिनर पे है, वो कितना क्या करता है, बट अपन के हिसाब से तो हाँ यही हो। ठीक है। ये मैंने हिंदी में लिखा था, समझ में नहीं आया था। ये भी 21 में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो एक बार आप। फिर उसका आंसर 5 मान सकते हैं। क्या हुआ? उसका आंसर बी मान सकते हैं क्या? हाँ 5 हाँ टाइम्स हिट करी। हाँ, यस सर। 5 टाइम्स ये है ना, ग्राउंड पे कितनी बार सर टच हुआ सही वो है देखो। सर। सर ऑफिशियल आंसर के में सही दिया हुआ है, आपका 5 आंसर सही आ रहा है सर, देख लिया मैंने 21 वाले में। 5, ठीक। अब ये देखो क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। ये प्लेयर्स है ए बी सी डी,
रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग, ये रन है उनके फर्स्ट इनिंग में। बॉल्स फेस्ड इन द फर्स्ट इनिंग, इतनी बॉल में इतने रन बनाए उन्होंने, ठीक है। 99 बॉल में 61 रन बनाए। और फिर सेकंड इनिंग्स में इतने रन बनाए, ये बॉल्स फेस्ड इन द सेकंड इनिंग, ये सेकंड टाइम इतनी 76 बॉल में 14 रन बनाए हैं, और 99 बॉल्स में 61 रन बनाए। ये 4 प्लेयर्स के गिवन है हमें कि इतनी बॉल्स में इतने रन बनाए हैं, इतनी बॉल में इतने रन बनाए हैं। टोटल 2 इनिंग्स थी, ये 1 है, ये 2 है। हु इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच? तो फास्टेस्ट रन, फास्टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कम बॉल में ज्यादा रन किसने बनाए, वही बताना है। तो कम बॉल में ज्यादा रन किसने बनाए, ये कैसे बताएंगे? तो पहले हम देखेंगे किसने कितनी बॉल में कितने रन बनाए हैं। तो आप मेरे को बताओ, ए ने टोटल कितनी बॉल्स खेली है और कितने रन बनाए हैं, और फिर मैं बताऊंगा रन रेट क्या है, यानी कि पर बॉल कितने रन बनाए हैं। हम तो रन रेट से ही बता सकते हैं कि फास्टेस्ट कौन है। ऐसे तो सबने अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स खेली है, डिफरेंट रन बनाए हैं, तो ऐसे मैं बता नहीं सकता। तो मुझे बताने के लिए एक सर्टेन बेस होना चाहिए मेरे पास। तो मैं एक बॉल में कितने रन बनाए, या फिर जिसको पर बॉल रन भी बोलता हूँ। तो टोटल बॉल कितनी खेली ए ने? 61 और 61 प्लस 14, नहीं सॉरी, बॉल कितनी खेली? 99 प्लस 76, इन दोनों कॉलम को ऐड करो। तो टोटल बॉल्स है 9 और 6, 5, 1, 8, 175। बी ने कितनी बॉल 425। खेली है? बिल ने बहुत कम बॉल खेली है, बी ने 97 बॉल ही खेली है। सी ने खेली है 125, और डी ने खेली है 105। रन कितने बनाए इसने? 6, इन दोनों को ऐड करो। 61 प्लस 14, 74, 75। 75, सॉरी 75। 55 इसने बनाए हैं, 55 इसने बनाए हैं, थर्ड ओनली 35 इसने, ओनली 25। 25। अब देखो एक बॉल में कितने रन बनाए, इसका मतलब 175 बॉल में 75 रन बनाए हैं, तो एक बॉल में कितने होंगे? 75 डिवाइड बाई 175, है ना। तो 75 डिवाइड बाई 175 कितना होगा? आप सर टू परसेंटेज में समथिंग कुछ निकाल लो। करके पॉइंट में निकलेगा सर, 2 पॉइंट कुछ समथिंग में परसेंटेज में निकलेगी निकाल लो। 2 पॉइंट कैसे निकलेगी? 2 से तो कम, 1 से कम हो गया ना ये। 75 डिवाइड बाई 175, नीचे वाला बड़ा है तो 1 से कम ही होगी वैल्यू। ओके। आप परसेंटेज में निकाल लो, इंटू 100 कर लो, थोड़ा पॉइंट कम हो जाएंगे। परसेंट में भी निकाल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, हम बेस सेम रखना है सबका। बेस का मतलब सबको ही परसेंट में निकालना है। कितना आएगा ये? 25 की टेबल से कटेगा ना, 25 7, ये 300/7 आएगा। रफली निकाल दो, रफ 7 4 28, 2 7 21, लगभग 43% कुछ आएगा, लगभग 43, वैसे 42 पॉइंट समथिंग आएगा। अपने को पॉइंट पॉइंट में ज्यादा नहीं जाना है। ऐसे इसका देखो, इसने 55 है कितनी बॉल में? 97 बॉल में, इंटू 100 कर लो परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो इसका परसेंट देखो, ये 97 है, ये 100, ये तो आसपास वैल्यू है ना। इसको मैं काटूंगा तो ये कोई 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और उसको 55 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या 56 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी। रफ एस्टिमेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 56 के आसपास कुछ होगा। 97 और 100 तो क्लोज ही है, तो काट दूंगा, लगभग काट सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली। तो 55 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो 55 से थोड़ा सा ज्यादा, मैंने 56 लिख लिया। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का, करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए रफ एस्टिमेट कर लो। एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया कि रफ एस्टिमेशन से भी कर लोगे आप। अगले का देखो, 35 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 25 की टेबल से 5, ये क्या होगा? 140/5, ये तो 528 ना, 28% होगा।
और ये देखो, ये 25 बॉल है, 105 रन, 25 रन 105 बॉलों में इंटू 100। इसको भी आप रफली काट सकते हो, काट दो इसको एक बार। 25 से थोड़ा कम ही होगा क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, तो मैं इसको 24 मान लेता हूँ। 23 समथिंग है। हाँ तो 24 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे ही ये सबसे कम ही आता है। क्योंकि एग्जाम में हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, तो ये रफली निकालेंगे उसके आसपास, यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल के देख लो अपने फोन में, और क्लोज ही है उसके। तो फास्टेस्ट कौन हुआ? जिसके ज्यादा नंबर है, ज्यादा परसेंटेज है पर बॉल में, ज्यादा एक बॉल में ज्यादा रन बनाए हैं सर परसेंटेज बी वाइज लग जिसके रहा है। ज्यादा है, तो बी आंसर हो बी के। जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। टोटल बॉल्स, टोटल रन कितने हैं, पर बॉल कितने रन ज्यादा है, किसके ज्यादा है, वही फास्टेस्ट होगा। अब डी ने बॉल तो बहुत खेली, 105 खेली, लेकिन रन 25 ही बनाए हैं, तो उसने तो एक बॉल में बहुत कम रन बनाए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन थी, आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। वैसे देखो पास पास है ही नहीं है, 40 है, 50 है, 28 है, 24 है, तो रफली कैलकुलेट करोगे तो ही दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होती है, जहाँ पे ऐसे 55.25 आ गया, 55.35 आ गया, वैसा नहीं होगा। वैसा एग्जामिनर ने बनाया तो सोच के बनाया क्वेश्चन। ठीक है, तो रफ एस्टिमेशन से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। ये भी 21 में आएगा क्वेश्चन है। A person P asks one of his three friends X, उसके तीन दोस्त है, is to how much money he had। P ने पूछा अपने एक दोस्त से X से कि कितने रुपए हैं उसके पास। X replied, if Y gives me 40 rupees। एक दोस्त दूसरा Y, कि अगर Y मुझे 40 रुपए देता है, आप अज्यूम कर लो इनके पास ऐसे रुपए हैं, X के पास X है, Y के पास Y है, और तीसरा जो दोस्त है Z, उसके पास Z है। X ने क्या बोला कि if Y gives me 40 rupees then Y will have half of as much as Z। कि अगर Y मुझे 40 रुपए देता है तो Y के पास Z जितने रुपए बचेंगे वो Z के आधे होंगे। अगर Y इसको 40 दे देता है तो Y के पास कितने बचेंगे? y-40। और Z के पास Z है, तो इसने क्या बोला है कि Y will have half of as much as Z। Y के पास उतने होंगे जितने Z के पास, तो उसके हाफ होंगे जितने Z के पास है। तो पहली इक्वेशन तो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर वो 40 रुपए इसको दे दिया तो इसके पास जो भी रुपए बचे वो Z के हाफ है, यानी कि Z के हाफ है। लिख सकता हूँ ये। ये सर यस। वाई के पास जो अमाउंट है वो जेड का हाफ है, ठीक है, समझ गए। हाँ, X को 40 देने के बाद जो Y के पास बचते हैं वो Z का हाफ है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, बट इफ Z गिव्स मी 40, अगर Z उसको 40 रुपए देता है तो Z के पास Z माइनस 40 बचेंगे। देन थ्री ऑफ एस विल हैव द इक्वल अमाउंट, फिर तीनों के पास इक्वल हो जाएगी। अगर Z X को 40 देता है तो X के पास तो X प्लस 40 हो जाएंगे, Y के पास Y है ही, और Z के पास Z माइनस 40। फिर बोलता है कि हम तीनों के पास इक्वल रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब एक कंडीशन ये भी है, ये एक नहीं, ये तीन कंडीशन आ गई, टोटल 4 इक्वेशन बन गई, वेरिएबल 3। ये कंडीशन समझ में आई दूसरी वाली, कि अगर Z मेरे को 40 रुपए देता है तो Z के पास Z माइनस 40 बचेंगे, इसके पास X प्लस 40 हो जाएंगे, और फिर तीनों के पास सेम हो जाएंगे। देन थ्री ऑफ एस विल हैव से इक्वल अमाउंट, तो Y के रुपए Z माइनस 40 और X प्लस 40 तीनों सेम हो जाएंगे। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी। तो सेकंड कंडीशन समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये तीन इक्वेशन एक साथ है, कैसे? x प्लस 40 बराबर y, x प्लस 40 बराबर z प्लस 40, z माइनस 40। इसको और इसको इक्वल कर दो, इसको और इसको कर दो, अब इन दोनों को कर दो, y बराबर z। तो इफेक्टिवली दो इक्वेशन बनती है ना, इसको वापस पुट करूंगा तो ये दोनों सेम हो जाएगी, दो यहाँ पे एक उधर भी। अब कहीं से भी इक्वेशन को
आपको x हटाना है क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो x हटा दो कहीं से भी। x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, y माइनस 40, वो इसमें रख दो। y माइनस 40, एक्स की जगह रखा, प्लस 40 पहले से ही है, z माइनस 40, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर z माइनस 40। एक ये बन गई, इधर से अलग इक्वेशन, एक ये यहाँ पे भी है पहले से ही। y की जगह क्या है, z माइनस 40, इसमें रखो, z माइनस 40 माइनस 40 इक्वल्स टू z बटा 2। ठीक है, वेरिएबल को उधर ले जाओ, z माइनस z, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 40 माइनस का 80 होगा, इस साइड में आएगा तो प्लस का 80 हो जाएगा, दो एलसीएम आएगा, 2z माइनस z बराबर 80, यानी इसके बटा में आप एक मान सकते हो, दो एलसीएम आएगा तो 2z, ये फिर z, 2z में से z घटाऊंगा तो 1z बटा 2 बराबर 80, तो z की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस गुणा कर दो 160, z 160 आएगा तो यहाँ से y आ जाएगा, y क्या आएगा, 160 माइनस 40, 120, y आ जाएगा तो यहाँ से x भी आ जाएगा, 120 माइनस 40, 80। तो x के पास 80 रुपए हैं, y के पास 120 है और z के पास 160 है। अब आप ये कंडीशन चेक करके भी देख सकते हो कि अगर y मुझे 40 रुपए देता है, ऐसे x ने बोला, अगर ये 40 इसको दे रहा था तो इसके पास 80 बचते जो z के 160 के आधे थे, तो सही है। दूसरा कि अगर मुझे z 40 देता है तो इसके पास 120 हो जाते हैं, इसके पास 120 हो जाते हैं, तो तीनों के पास 120 120 120 इक्वल हो जाते हैं, तो सेकंड कंडीशन भी अपनी सही है। तो ये अपने x y और z के पास कितने मनी है वो आ गया। टोटल पूछा है इसने, टोटल कितना हो जाएगा, 80 प्लस 120 200 और 360 300। 360। तो ये क्वेश्चन तो इजी था, आपको आया समझ में। ये आवश्यक नहीं है कि मैंने इस इक्वेशन से y क्यों निकाला, आपने x क्यों नहीं निकाला, आप कुछ भी रख सकते थे। जैसे मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वो x की वैल्यू मैंने इसमें वापस पुट कर दी। क्यों पुट की मैंने, क्योंकि मेरे पास जो एक इक्वेशन है वो y और z में है, तो मैं चाह रहा हूँ कि x हट जाए, मेरे पास इक्वेशन y और z में बचे। तो आपके पास y z में इक्वेशन बचती है तो फिर आप वहां से एक निकाल लोगे, तो मैं इसमें तो y z है पहले से ही। नहीं भी निकालते सर तो y इक्वल टू z माइनस 40 ऑलरेडी निकल चुकी थी। हाँ, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी थी हमारे पास, करने की आवश्यकता नहीं थी, हाँ सही बात है। अब इस इक्वेशन का और इसका यूज करके फिर ये निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने इन दोनों को मिला के ही यही निकाली है जो पहले से इधर भी निकल सकते थे। सही है, गुड आइडिया ना। आप एक्स को छोड़ दो, भले ही मत एलिमिनेट करो, आपके पास एक इक्वेशन पहले से यहाँ भी है और एक ये भी है, तो आप उन दोनों इक्वेशन का मतलब, एक इक्वेशन आपके पास y माइनस 40 इक्वल्स टू जेड बाई 2 थी और दूसरी यहाँ से आई थी y इक्वल्स टू जेड माइनस 40। ऊपर वाली दो इक्वेशन को छोड़ दो, बोले जिसमें x है, वो वैसे यूज नहीं करनी, अदरवाइज तो काम आएगी बाद में, x की वैल्यू निकालेंगे तब काम आएगी। बट इनिशियली आपको इसमें से x निकाल के फिर y निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों का सीधा यूज कर सकते हो। तो यहाँ से y की जगह सीधा पुट करो z ये माइनस 40, और आप यहाँ से भी क्या आ जाएगा, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इन ऊपर वाली किसी एक इक्वेशन में आप पुट करते हो तो x की वैल्यू। ठीक है, ऐसा ही बोल रहे हो आप। ठीक है, तो हाँ ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि इक्वेशंस हमारे पास ज्यादा थी, 3 और एक 4 थी, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नो सर। है ना, इजी क्वेश्चन था। ये भी 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। A pie diagram shows the percentage distribution of protein, water, and other dry elements in the human body. Given that the protein corresponds to 60%, 16%, water है वो 70%,
ऐसा कोई पाई डायग्राम बना रखा है जिसमें ये प्रोटीन है 16%, वाटर है वो 70% है, ये है प्रोटीन पी, ये है वाटर। इफ बोथ प्रोटीन एंड द अदर ड्राई एलिमेंट, ये जो बच गया था वो क्या था, इसको मैं अदर ओडी बोल रहा हूँ, अदर ड्राई एलिमेंट, correspond to p%, both protein and other dry element correspond to p%। p में p% इन दोनों का है मिला के। then what is the central angle of the sector corresponding p on the pie diagram, ये दोनों मिला के यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं वो बताना है। p तो अपना दोनों का ही है ना एक साथ, इसको प्रोटीन लिखता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ह्यूमन बॉडी में तीन चीजें है, प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट। प्रोटीन, वाटर एंड अदर ड्राई एलिमेंट। वाटर वो 70% है, प्रोटीन वो 16% है, गिवन है, और ये वाला पी है वो p% का है, इन दोनों का है, बोथ प्रोटीन एंड अदर ड्राई एलिमेंट, इन दोनों का पी है। तो आप परसेंटेज में तो बता ही सकते हो पी कितना है, क्योंकि तीनों ही है तो तीनों का 100% होगा। 70 वाटर 14% है, हो जाएगा सर ओडी। 16 ये है तो 14% क्या होगा, ओडी होगा। और पी क्या, p% दोनों का कंबाइंड जो 30% है उसको पी बता रहा है ना। यस सर, ओडी एंड प्रोटीन को सप्लीमेंट करके पूरा। बोथ प्रोटीन एंड ओडी करेस्पॉन्ड टू p%। तो हमने p% की वैल्यू पहले निकाल ली 30%, क्योंकि 70 वाट का 16 ये है तो 14 ये बच गया, इन दोनों का होगा तो 14 16 30 हो जाएगा। अब एंगल बताना है, तो आपको सर्किल का मतलब इतना बेसिक पता है ना, हमें सर्किल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है, वो सेंटर पे पूरा बनता है सर्किल में, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये वाला पोर्शन है वो कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। तो 100% क्वांटिटी है वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब पूरा जो 100% की क्वांटिटी है 70 16 और 14, ये 100% मिलके जो एंगल बना रहा है सेंटर पे वो कितना है 360 है। तो अगर 1% हो तो वो कितना बनाएगा, इतना। 100% है 360 बना रहा है तो 1% कितना बना लेगा, 3.60 बनाएगा। बट ये p% मिल के यानी कि p% जो कि हमारा 30% है वो कितना एंगल बनाएगा इस पे, ये तो एक नहीं बनाएगा, और 30 के लिए 30 से गुणा कर देंगे। 100% का हमें पता है कितना बनाता है, 1% का डिवाइड कर देंगे तो आएगा, p% का जो पूछा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक का आ गया तो 30 का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना एंगल बनेगा 108। 108 डिग्री का एंगल। ये जो p है, ये जो इसने p पूछा था वो सेंटर पे बना रहा है, 108 का ये दोनों मिलके बना रहे हैं, और बचा हुआ है वो वाटर बना रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर सर। मैंने एक और चीज किया था कि जैसे ही अपना 360 आया था तो 360 का मैंने 30% निकाल लिया था, तो उसका 108 ऐसे आ रहा था। यस हाँ तो मैंने ये भी सही है ना? 360 का 30% ही तो है, 360 का 30% कैसे निकालते हैं, इंटू 30/100। हाँ ये हाँ। वाले देखो, ये तो ये सेम ही तो चीज है। हम्म। 360 का 30% ही है, बस मैंने बताया कि 100% पे ये, एक पे ये, तो हाँ सर, कभी अल्टीमेटली तो ये। डेसिमल में वैल्यू पूछ ली तो इसी तरह से पहले अपने को यूनिट वन की निकालनी पड़ेगी कि 1% में कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है, फिर 30% या परसेंटेज में जो भी वैल्यू होगी बाद में उससे कैलकुलेट कर लेंगे, है ना सर? हाँ हाँ, वन का डेसिमल। इसलिए निकालते हैं कि हमें क्या होता है, ज्यादा क्वांटिटी का कुछ रेट गिवन हो, वन का निकालना तो हम डिवाइड करते हैं, और फिर वन का पता लग जाए फिर ज्यादा का निकालना है तो फिर वापस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सिमिलरली यही है, ज्यादा का है वन का निकालना है तो डिवाइड किया,
सिर्फ 1 से ज्यादा का निकालना है तो वापस मल्टीप्लाई किया, कैसे भी कर लो आप, परसेंटेज में ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, बात है। Yes, sir. Easy to understand. ओ, ये 22 में आया था क्वेश्चन, सबसे कम टाइम लगाया था इसने एग्जाम। इन अ टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 एंट्रेंट्स, एक चेस का टूर्नामेंट है जिसमें आपको पता है ना, दो प्लेयर खेलते हैं आमने सामने, उसमें 150 एंट्रेंट्स है, मतलब इतने पार्टिसिपेंट्स है, इतने लोगों ने भाग लिया है। A player is eliminated whenever he loses a match, जब भी वो मैच हारता है उसको बाहर निकाल देते हैं, किसी भी प्लेयर को। ठीक है, मतलब दो लोगों ने मैच खेला, उसमें से एक हार गया, मान लो ये हार गया, ए और बी ने खेला, ए बाहर हो गया, ए गेम से बाहर हो गया, अब बी बचा है, बी अगला मैच खेलेगा किसी और के साथ, बी और सी, इनमें से कोई हारेगा वो बाहर जाएगा, एक बचेगा, फिर वो अगला एक बचेगा वो डी के साथ खेलेगा। तो ऐसे एक एक मैच बाहर निकलता जाएगा, लास्ट में कोई एक ही बचेगा, मान लो कोई एल्फा बचेगा। तो जब लास्ट में एक बचेगा, 150 लोग हैं तो जितने मैच होंगे उसमें से एक बचेगा वो जीत जाएगा। तो इट इज गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई और ड्रॉ, कोई भी मैच में टाई नहीं होता है, हार और जीत में से कोई एक होता है। तो अब बताओ हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट, कितने मैच खेले होंगे कि लास्ट में एक विनर हो गया और बाकी हारे हुए खिलाड़ी बाहर हो गए। अब चलो तीन का देख लो पहले, मान लो तीन लोग थे एबीसी, पहले ए और बी ने एक मैच खेला, आप इमेजिन कर लो ए हार गया और बी जीत गया, अब बी सी के साथ मैच खेलेगा। अब मान लो बी हार गया, कि एक को तो हराना है ना, टाई हो नहीं रहा मैच, तो किसी को हरा दो, ना तो टाई है ना ड्रॉ है, मतलब मैच में हार और जीत फिक्स है। तो बी हार गया, बी बाहर हो गया, तो सी जीत गया, तो ये अल्टीमेट विनर बन गया। अब बताओ तीन लोगों ने मिलकर कितने मैच खेले थे। दो। दो मैच खेले तो हमारे पास अल्टीमेट विनर आ गया। तो 150 लोग होंगे तो कितने मैच खेले होंगे। 149। 149, 149 मैच खेले, 149 में जो बचा वो विनर हो गया, क्योंकि बाकी लोग बाहर हो चुके थे। हर मैच में दो दो खेलते हैं, तो एक में जीत जाता है वो अगला मैच खेलता है, हारने पे बाहर हो जाता है। तो टोटल 149 मैच खेले थे, 149th मैच में अल्टीमेट विनर निकल के आ गया। इसमें डाउट किसी को। ये तीन का किया, या पांच का करके देखो, चार का करके देखो, ऐसे आपको पता लग जाएगा कि, वो सर क्योंकि गैप्स एक वाले मैच में जो दो है एकदम वैसे ही काउंटिंग है। हैं। जो गैप्स वाले क्वेश्चन थे कि कितने गैप्स आएंगे तो 1 लेस आता था, एकदम वैसे ही है। हाँ एकदम वैसा ही है, क्योंकि एक मैच में दो लोग खेल रहे हैं ना इनिशियली, तो इनिशियली दो लोग खेल रहे हैं, तो फिर वो एक एक कम होता जाएगा आगे, इसलिए 149, क्योंकि यहाँ पे तीन है तो तीन में दो मैच खेलने पड़ेंगे, चार होंगे तो तीन मैच खेलने पड़ेंगे। मान लो एक डी और होता तो सी को फिर डी के साथ भी खेलना पड़ता। इसमें मान लो सी हार गया तो डी अल्टीमेट विनर बन गया, तो तीन मैच हो गए, तो चार में तीन मैच हो गए, तो एक मैच कम होगा, जितने भी एंट्रेंट है जितने भी खिलाड़ी है। तो 150 है तो एक कम हो जाएगा, 149 हो जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, इजीएस्ट क्वेश्चन था, इजी नहीं इजीएस्ट क्वेश्चन था। ये 22 में आया क्वेश्चन है, ये थोड़ा देखो। A has some coins, he gives half of the coin and two more to B। A के पास कुछ कॉइन्स है, आप अज्यूम कर लो A के पास कितने कॉइन्स है, X कॉइन्स है। He gives half of the coins and two more, आधे और उससे दो ज्यादा, टू B। तो B को कितने कॉइन्स देता है, X है, उसके पास X है, उसके हाफ देगा, X/2 और प्लस टू, टू मोर, हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर, आधे प्लस दो, कितने कॉइन्स देगा। ये समझ में आया आपको ऐसा क्यों लिखा है। यस सर। Yes, एंड sir. बी गिव्स
B gives half of the coins and two more to C। अब C के पास कितने कॉइन होंगे? B के पास जितने भी कॉइन है उसका हाफ। तो इसके पास कॉइन, B के पास इतने कॉइन है, ये ब्रैकेट वाले, इसका हाफ क्या होगा? 1/2। ब्रैकेट को एक साथ लिख देता हूँ ऐसे, प्लस टू मोर, दो और ज्यादा देता है। समझे? B के पास ये कॉइन थे x+2, इसका हाफ और टू मोर। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, आगे फिर दिक्कत होगी। 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर इसके, x/2 है वो x/4 हो जाएगा, क्योंकि एक को x के साथ करो, दो को दो के साथ करो, तो x/4। दो को 1/2 से करूंगा तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 बचेगा। एक या दो बाहर से पहले से ही, तो क्या है x+4 + 3 कॉइन्स। ये समझ में आया ना? ये सिंप्लीफिकेशन कैसे किया? 1/2 को अंदर गुणा कर लिया, x/2 को 1/2 से करूंगा मैं तो क्या होगा? x/4, 2 × 2 4, और 2 को करूंगा तो 1, तो ये क्या होगा? x/4 + 1, और ये +2 तो पहले से बाहर है, x/4 + 2 और +1 3 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। C gives half of the coins and two more to D। अब C वापस वही काम करता है, C के पास जितने भी कॉइन है उसके हाफ, इसके हाफ, इतने कॉइन है ना C के पास, तो इसके हाफ, हाफ मतलब 1/2 लगा दिया मैंने, +2 मोर। ठीक है, एक सेकंड में आता हूँ। ठीक है, तो D के पास कितने कॉइन है? हाफ ऑफ C +2। ये समझ में आया D को कॉइन का जो बांटे हैं वो कैसे लिखा है? C के पास जो भी यस कॉइन सर। है उसका हाफ लिखा है, +2 लिखा है, वो क्वेश्चन में गिवन है। The number of coins D has now is the smallest two-digit number। smallest two-digit number कौन सा है? सबसे छोटा two-digit number कौन सा है? 10। 10 है ना? ये smallest two-digit number, इससे ऊपर 9 है वो तो सिंगल डिजिट है। ये सर 10 है। 10 है। तो D के पास कितने कॉइन है? The number of coins D has now। अब D के पास जो भी कॉइन है वो क्या है? स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, वो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर है। तो D के पास जो भी कॉइन है वो 10 के बराबर है। यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है 1/2 x/4 + 3 + 2, ये जो D के कॉइन है वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। अब इसको सिंपल करो वापिस, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को खोलो, तो x/8, ये यहाँ पे किया था ना अपने x/4, तो यहाँ क्या होगा? x/8, 3 को 1/2 से करेंगे 3/2 + 2 = 10। तो ये क्या होगा? x/8, कांस्टेंट को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ 10, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 3/2 प्लस का माइनस का 3/2 होगा, बराबर 10 - 2 क्या होगा? इसको मतलब ये तो सिंपल है ना, 8 - 3/2 है, इसका एलसीएम लेके कर लो। अब इसके बटा में 1 है, एलसीएम 2 होगा, तो यहाँ क्या आएगा? 16 - 3 15/2। x/8 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास है? 15/2। ये समझ में आया ना ये कैसे किया यहाँ पे? तो सिंपल 10 में से 2 घटाया 8 है, -3/2 था। ये नहीं घटाओगे, एक साथ एलसीएम लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वैसे ही आएगा। सॉरी 15 नहीं है, 16 - 3 13 होगा। 13 सॉरी 13/2। ये कैलकुलेशन ये थोड़ा गलत लिख दिया, 16 - 3 13/2। ये x/8 की वैल्यू है, x/8 की वैल्यू क्या है? 13/2। 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 को x के साथ करो 2x, और 13 को 8 से करो 13 × 8, तो x की वैल्यू क्या आएगी?
13 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या आएगा डिवीजन में। तो अब काटो आप, 2 1, 52 होगा। तो 13 इंटू 4 क्या होगा 52। तो 52 आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ की थोड़ी सी मेरी मिस्टेक, अगर मैंने यहाँ 15 लिखा तो यहाँ क्या होता 15 इंटू 4 60, तो वो भी एक आंसर तैयार था पहले से ही। तो एग्जामिनर को पता है कि कहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो आंसर क्या होगा 52। और मैंने जो यहाँ पे गलती से 15 लिख दिया था, उसकी वजह से मेरा आंसर भी तैयार था, ऑप्शन में मुझे सी मिल जाता। तो ऐसे आपको सिली मिस्टेक से बचना है, और उसका एक उपाय है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व करना है। पूरा सब कुछ आने के बावजूद भी एक क्वेश्चन गलत हो सकता था यहाँ पे 15 की वजह से। अगर आप ऑप्शन नहीं मैच होता है तो हमें समझ में आ जाता है कि मेरी कहीं ना कहीं गलती हो गई। बट ऑप्शन मैच हो जाता है तो फिर लगता है कि आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन में गलती नहीं है, बट वो एक्चुअली गलती थी यहाँ पे। तो आपको भी ये ध्यान रखना है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यस सर। यस। बस लैंग्वेज को कैसे आपको इस फॉर्मेट में लिखना है वही है पूरा क्वेश्चन, और कुछ से डिफिकल्ट चीज नहीं है। सिंपली जो जैसा बोला गया है वैसे लिखते जाओ। एक्स के पास इतने कॉइन्स है, वो बी को हाफ प्लस 2 देता है, फिर बी है वो सी को हाफ प्लस 2 देता है। थोड़ा इजी सिंपली कर लो, सिंपलीफाई कर लो। फिर सी है वो डी को, उसके पास जो भी कॉइन है उसका हाफ प्लस 2 देता है, और डी के पास फाइनली जो कॉइन है वो 10 के इक्वल है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो 10 के इक्वल क्या इक्वेशन बनी, सिंगल इक्वेशन, सिंगल वेरिएबल। तो एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू ही हमारे पास कॉइन्स थे। इसने ये पूछा ना हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगिनिंग। ए के पास एक्स कॉइन थे, एक्स का ही आंसर हमें निकालना था, तो 52। अच्छा क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सिंपल एलजेब्रा के क्वेश्चन है, मतलब छोटी छोटी इक्वेशंस बनानी है और फिर आपको सिंपल अर्थमेटिक यूज करना है, जोड़ घटाव। 5 friends P, Q, X, Y and Z purchased some notebooks. Relevant information है वो given है। Z purchased X notebooks more than, sorry, 8 notebooks more than X did. आप अज्यूम कर लो, एक को तो अज्यूम करना ही पड़ेगा लास्ट में। अज्यूम कर लो कि X ने कितनी नोटबुक खरीदी थी, X नोटबुक्स। तो Z ने कितनी खरीदी है, Z purchased 8 notebooks more than X did। तो X ने X खरीदी तो X Z ने plus क्या 8. की, X plus X 8. plus 8। P and Q together purchased 21। P और Q ने दोनों ने मिलके 21 खरीदी है। Q purchased 5 notebooks less than P did। P को भी आप मान लो Y खरीदी होगी, P को P मान लो, चलो थोड़ा इजी रहेगा आपको करना, याद नहीं रहेगा नहीं तो। P ने मान लो P नोटबुक खरीदी, तो Q ने कितनी खरीदी, Q purchased 5 notebooks less than P did। तो Q ने P कितनी minus खरीदी, 5. P minus P 5. माइनस। वेरी गुड। अपने पास देखते जाना कितनी क्वेश्चन बन रही है, एक ये है, दो ये है, तीन। X and Y together purchased 28 notebooks। X ने X खरीदी थी, Y ने Y खरीद ली होगी, Y का Y अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है 28। P purchased 5 notebooks more than X did। P ने कितनी परचेज की है, P हमने अज्यूम किया था उसने X से 5 ज्यादा, X प्लस 5 ना। P purchased 5 notebooks more than X did। अब अपने पास बहुत सारी इक्वेशंस बन गई है छोटी छोटी, वो देखो। पहले इन दोनों का देखो, यहाँ पे P प्लस Q भी है, P भी है, Q भी है, सब कुछ है। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आप P की वैल्यू और Q की वैल्यू पुट कर दो। क्योंकि क्यों कर रहा हूँ ऐसा, P के पास P मैंने अज्यूम किया था, Q के पास ये है, और दोनों का सम है वो 21 गिवन है। तो P की जगह P लिख दो, Q की जगह P माइनस 5 लिखो, बराबर P प्लस Q क्या है, ये P है, ये Q है, इक्वल क्या है 21। तो ये क्या है 2P माइनस 5 इक्वल्स टू 21।
2p बराबर क्या होगा 21, 5 उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 21 प्लस 5 क्या होगा 26, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। p की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो q की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 5, p माइनस 5 है ना, तो 13 माइनस 5 क्या होगा 8। तो q की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी, x क्या है p माइनस 5 है ना, x को मैं इधर रखता हूँ, प्लस का 5 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा p माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आएगी p कितना है 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8 क्या आ होगा, जाएगी, 8 आ जाएगी। की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 आ गई तो z की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 8 है तो 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 16 क्या आ होगा, जाएगी। x की आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर 28 माइनस x, ये प्लस का x उस साइड में माइनस का x हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 18। तो सारे बुक्स आ गए हमारे सर पास। Each notebook is priced 40 rupees. Then what is the total cost of all the notebooks? तो total notebooks कितनी है इनके पास वो काउंट कर लो, P की 13 है, Q की 8 है, X के पास 8 है, Y के पास 20 और Z के पास 16 है। कितनी होगी टोटल 16 और 16 32, 32 और 13 45 और 45 और 20 65, 65 होती है क्या यस सर। Yes, sir. एक नोटबुक की रेट है 40 है तो 65 का कितना होगा 0 2 इतना ही होगा ना 2600, तो आंसर क्या होगा यस ए आंसर कर जाएगा। तो ये समझ में आया आपको, यस सर। यस सर। है ना, इजी इजी आपको, बस ये इधर थोड़ा सा ये करना था, उसके बाद में तो सारा एक आंसर चीज आ मुझे जाएगा। एक चीज मुझे जाननी थी सर। सर आपने पी की वैल्यू में यहाँ पे पी कंसीडर किया है ना, हाँ स्मॉल पी। हाँ ठीक है, बस नहीं वही वाई जानना था। इसलिए नहीं किया था, वाई क्यों नहीं किया था कि इसमें वाई पहले से एक वाई गिवन है, तो मुझे लगा फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैंने वाई क्यों यस लिखा सर। था कि मैं नॉर्मली क्या लिखते हैं हम एक्स वाई एस लिखते आते हैं, बट वाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये पढ़ा क्वेश्चन ना, ये अपने पढ़ लिए थी लाइन तो कि वाई तो पहले से उसमें एक वेरिएबल खुद है, तो फिर आपको लगेगा वाई पी का है पी हाँ वाई का है, वहाँ इसलिए पी को कंफ्यूजन हो पी सकता था लिखा। सर। हाँ। हाँ इसलिए मैंने पी को पी लिखा, एक्स को एक्स लिखा, वाई को वाई लिखा, सब क्यू को क्यू लिख लिया, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पी को पी लिखा है। अपना नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, हम एक्स वाई ऐसे एज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे वाई पहले से गिवन है तो मैंने फिर पी को पी लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, 5 से क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस और भी है 13 और 1 2 3 4 17 क्वेश्चन और बाकी है, तो कल करते हैं फिर। एक पीडीएफ और है इसमें भी अभी 22 23 24। ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके सर। सर अभी इसमें कितने क्वेश्चन बाकी है टोटल ओवरऑल, मतलब 8-10 क्वेश्चन तो होंगे आराम से सर। इस टाइप के टॉपिक के अभी बाकी है एक पीडीएफ और, उसमें शायद 12 या 13 क्वेश्चन है और 3 4 ये बाकी है, तो टोटल 16 17 क्वेश्चन बाकी है। ओके सर, ये 25 वाले भी आपने क्वेश्चन लिए हैं क्या, जो अभी सी सेट हुआ हाँ था 25 में? 25 वाले भी लिए हमने, टॉपिक में लिए हैं, पीछे भी लिए हैं, इसमें भी है, मतलब अगली पीडीएफ में होंगे यार शायद। ठीक है सर, ठीक है।